हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में। तो पाइथन जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो मेनली दो वर्जन्स में डिवाइडेड है। पहला पाइथन 2 था, उसके बाद पाइथन 3 आया। और ये अब दोनों ना वर्जन्स, ये भी आगे सब वर्जन्स में डिवाइडेड है। जैसे पाइथन 3 के बहुत सारे वर्जन्स है, 3.6, 3.8, 3.9 ऐसे करके और भी हैं। ऐसे ही पाइथन 2 के पाइथन 2.2 और 2.7 ऐसे करके पाइथन 2 के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, सब वर्जन्स हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन की हिस्ट्री क्या है। और हम पाइथन अब पढ़ने वाले हैं, पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनके एडवांटेजेस भी बताऊंगा कि पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्यों जा रहे हैं हम पाइथन की तरफ। फिर मैं पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में कंपैरिजन भी बताऊंगा, क्या एग्जैक्टली कंपैरिजन क्या है, पाइथन 2 था तो 3 क्यों आया, वो सब भी बताऊंगा। फिर मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि पाइथन 2 में क्या डिफरेंस था और फिर उससे पाइथन 3 में क्या डिफरेंस आया। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें पाइथन 2 और पाइथन 3 में से, दोनों में से कौन सी लैंग्वेज सीखनी है और वो भी क्यों सीखनी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो आप जो स्क्रीन पे टॉप में राइट में ये बंदा देखेंगे, इस बंदे का नाम है गुइडो वैन रोसम। तो 1980s में क्या हुआ ना, CWI रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि नेदरलैंड में है, ये एक ABA लैंग्वेज का यूज़ करके एक प्रोग्राम बना रहा था। तो प्रोग्राम बना रहा था तो इनका भाई प्रोग्राम फेल हो गया, चला ही नहीं। तो इन रोसम भाई ने क्या किया ना, इन्होंने वो प्रोग्राम उठाया और उससे एक नई इनोवेटिव लैंग्वेज इन्वेंट कर दी। और जो वो लैंग्वेज जो इन्वेंट की ना इन्होंने, वो बहुत ही सिंपल थी और ईजी थी, जिसकी वजह से ना पूरी प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में ना रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन आ गया कि वो लैंग्वेज बहुत ही इजी थी, बहुत ही सिंपल थी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। और वही लैंग्वेज आगे जाके, जो नाम है उस लैंग्वेज का, वही पाइथन है। उसी को हम पाइथन कहते हैं, जिसने पूरा रेवोल्यूशन ला दिया थोड़े ही टाइम में, सब कुछ चेंज करके रख दिया। अब चेंज कैसे किया कि पाइथन जो अपनी रिलीजेस जो आती थी ना पाइथन की, वो जैसे ही नई रिलीज आती थी ना, वो कुछ ना कुछ डीबगिंग, पिछले रिलीज के जो भी इशू थे वो डीबग करके उन्हें फिक्स करके और नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करके देते थे। तो इसमें क्या हुआ ना, इस रोसम ने ना भाई पाइथन को रखा ओपन सोर्स, कि कोई भी बंदा उसे एक्सेस कर सकता है इजीली और उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, एडिट कर सकता है। जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि बंदों ने अपने हिसाब से सही सही चीज़ें करके ना पाइथन को एक बहुत अच्छी लैंग्वेज बना दिया। और जिसकी वजह से पाइथन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी भी बन गया कि बहुत सारे बंदे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, यूज़ भी कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसा उन्हें नीड है। फिर पाइथन की वजह से ना दो लैंग्वेज, पर्ल एंड रूबी, इनका बर्थ भी हुआ इन्फ्लुएंस होके कि पाइथन इतनी ईजी है तो पर्ल एंड रूबी भी आई कि इनको भी ईजी बनाते हैं। ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं जो इन्फ्लुएंस हुई हैं पाइथन से, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। और एक चीज़ बताऊं तो जो टॉप कंपनीज है ना आज के टाइम में, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ऊबर हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब ना पाइथन को ही यूज़ करते हैं। इनका सारा बैक एंड ना पाइथन में ही लिखा गया है। तो ये लैंग्वेज को यूज़ करके बहुत बड़े कंपनी बन गए हैं आज के टाइम में। तो ये थी हिस्ट्री पाइथन की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको पाइथन के एडवांटेजेस, कि पाइथन के एडवांटेजेस क्या हैं, हमें यूज़ करनी है तो उसके एडवांटेजेस हमें पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि पाइथन जो है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। ऊप्स का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऊप्स का मतलब यही होता है कि वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उसमें हम लाइक ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, फिर उन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके अपने कोड को लिखेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो इसी ऑब्जेक्ट्स की वजह से ना पाइथन को यूज़ करके हम बहुत वैरायटी ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स बना सकते हैं, पाइथन के ऊप्स कॉन्सेप्ट की वजह से ही। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाइथन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि हम एक ही कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, सेम कोड को, और रीयूज़ करके अगर हमें उस कोड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है ना अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने कोड के अकॉर्डिंग, तो हम वो भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को जब हम चाहें, जैसे हम चाहें।
तीसरा फीचर पाइथन का ये है कि उसमें ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि पाइथन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और फंक्शन है ना, वो एक लॉन्गर टाइम तक यूज़ नहीं होता तो पाइथन खुद से डिटेक्ट करता है और उन ऑब्जेक्ट्स की और फंक्शंस की जो भी स्पेस ले रखी है उन्होंने, उसको फ्री कर देता है कि फालतू की स्पेस नहीं चाहिए, नहीं लेनी भाई, हमारे पास वैसे ही कम स्पेस है, तो वो हटा देता है स्पेस कि हमारे जो भी सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस सही रहे, बनी रहे। और चौथा पॉइंट यह है कि पाइथन में बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज़ है। इसकी वजह से क्या है ना कि हमको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली जो भी इश्यूज़ होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी, हम कोई ना कोई लाइब्रेरी ढूंढेंगे और उस लाइब्रेरी का यूज़ करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है पाइथन, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और पाइथन में मॉड्यूल्स भी हैं जिनको हम यूज़ करके ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और इंटरफेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मेनली। और फिर उसके बाद पॉइंट है कि पाइथन बहुत ही रीडेबल है। जैसा कि मैं पहले पहले बता चुका हूँ कि पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही बेसिक है, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज को ही यूज़ करके बनाया गया है, तो इजीली कोई भी एवरेज बंदा होगा ना वो भी पढ़ के समझ जाएगा कि ये लिखा क्या है। तो बहुत ही रीडेबल है पाइथन। ये भी एक एडवांटेज है जिसकी वजह से ना बहुत लोग माइग्रेट कर रहे हैं पाइथन की तरफ। और एक फिर अगला पॉइंट ये है कि पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामर उसे इजीली एक्सेस कर सकता है पाइथन को, और वो उसके लिए फ्री है यूज़ करने के लिए। और फिर वो बंदे उसमें डीबग करके ना उसको और भी अच्छा बना सकते हैं कि इसमें ये इशू है, ये डीबग किया है हमने, इसे फिक्स करके और अच्छा बना सकते हैं, जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स ना पाइथन ने ग्रोथ ही किया है, वो कभी भी डाउन नहीं गई। और लास्ट पॉइंट फिर ये है कि पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जैसे जैंगो, प्राइमिड और फ्लास्क। ये सब फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके हम ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सही चीज़ है पाइथन में। तो अब एडवांटेजेस तो हो गए, इसके बाद चलते हैं पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो पाइथन 2 का पहले ओरिजिन देखते हैं कैसे हुआ। तो पाइथन 2.0 जो फर्स्ट वर्जन था पाइथन 2 का, वो 2000 में आया और उसको क्रिएट किया बी ओपन पाइथन लैब्स टीम ने। तो रोसम जो बंदा था ना, इसने सोचा कि भाई कब तक काम करूँगा, कब तक ये लैंग्वेज बनाऊँगा। इसने ना अपनी एक पूरी टीम बना दी, तो वो टीम ही फिर ना पाइथन की पूरी टेक केयर करने लग गई। तो इस टीम ने ही पाइथन का 2.0 जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ किया था 2000 में। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, और इनका मेन एम ये था कि भाई जो एवरेज बंदा भी होगा ना वो पाइथन को इजीली सीख पाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल कर दी थी इन्होंने पाइथन। और फिर 2.7 जो था इसका लेटेस्ट या लास्ट वर्जन हम कह सकते हैं पाइथन 2 का, जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद जो पाइथन की कम्युनिटी थी, और पाइथन की जो टीम थी ये बी ओपन पाइथन लैब्स टीम, इन्होंने बोल दिया था कि अब हम पाइथन 2 को और एनहेंस नहीं करेंगे, उसमें और कुछ इम्प्लीमेंटेशन या मॉडिफिकेशन या फिर अपडेट्स नहीं डालेंगे, उसको लास्ट वहीं पे छोड़ देंगे 2020 में। तो अब 2020 के बाद पाइथन 2.7 ही लास्ट चल रहा है, और उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आया और मेंटेन करना अब बंद कर दिया पाइथन 2 को। तो पाइथन 3 का ओरिजिन देखते हैं। पाइथन 3.0 सबसे पहले 2008 में रिलीज़ हुआ था। तो ये जो पाइथन 3 था ना, वो पाइथन 2 का ही अपडेटेड वर्जन था। वो हमने पाइथन 2 में जो भी इश्यूज थे वो डीबग करके एक नया वर्जन बनाया, जिसको हमने पाइथन 3.0 बोल दिया। तो पाइथन 3 में मेनली हमने ये किया था कि जो पाइथन 3 है ना, उसमें से जो भी लाइक फ्यूचर वर्जन्स आने वाले हैं ना, 3.0 के बाद 3.1, 3.2 जो भी वर्जन्स आने वाले हैं ना, वो फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी सपोर्ट करेगा। मतलब पाइथन 3.0 फॉरवर्ड कंपैटिबल होगा। पाइथन 3.0 जो फीचर्स 3.1 में आने वाले हैं ना, उनको भी सपोर्ट करेगा। तो ये था फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी जो पाइथन 3.0 सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे ही आने वाले पाइथन के 3.2, उसके अगले वाले जो भी वर्जन्स आने वाले हैं उनको सपोर्ट करता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाइथन 3 का पर्पस क्यों था, क्यों आई पाइथन 3।
सो पाइथन 3 का पर्पस यही था कि हम पाइथन 2 में क्या कर रहे थे ना, बहुत ही रिपीटेटिव कोड लिखा हुआ था कि बार बार यूज़ कर रहे थे, और उस कोड से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से ना कभी कभी कन्फ्यूज़न भी हो जा रहा था। तो पाइथन 3 में हमने मेनली यही किया कि जो भी एक कोड होगा ना, वो भाई एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, वो डिफरेंट टास्क नहीं करेगा, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न भी हो सकता है और कभी कभी हमारे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं आता। तो पाइथन 2 को हमने हटा के पाइथन 3 इसीलिए लाया क्योंकि वो सही चीज़ें हम कर पाए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस दोनों के बीच, पाइथन 2 और पाइथन 3 के बीच। तो मेन जो डिफरेंस आया था ना दोनों के बीच, सिंटैक्स का आया था। जैसे कि हम पाइथन 2 में प्रिंट ऐसे लिखते थे, प्रिंट स्पेस देन कोट्स के अंदर हेलो, तो एज ए स्टेटमेंट लिखते थे हम प्रिंट को। फिर पाइथन 3 में हमने चेंज करके प्रिंट देन पैरेंथेसिस देन कोट्स उसके अंदर हेलो, तो हमने एज अ फंक्शन ट्रीट कर दिया प्रिंट को। तो ये एक डिफरेंस था, सिंटैक्स में डिफरेंस था मेनली। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पाइथन 2 था वो ASCII मतलब एस्काई फॉर्मेट को सपोर्ट करता था। एस्काई फॉर्मेट एक ये मेथड होता है जिसके अंदर ना हम कैरेक्टर्स को, जो इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं जैसे ABCD हो गया, इनको हम एक नंबर असाइन कर देते हैं 1 2 3 में से, है ना। तो फिर उन्हीं के बेसिस पे अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, कैरेक्टर्स को यूज़ करके स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, रॉबिन ही हो गया, तो वो कंप्यूटर हमारा ऐसे समझेगा कि वो रॉबिन के एस्काई फॉर्मेट में जो भी हमने रॉबिन जैसे R को कुछ एक नंबर दे रखा होगा वो उसको उठाएगा, तो वो ऐसे समझेगा ये चीज़ कि स्ट्रिंग में इसने लिखा क्या है। फिर हमने पाइथन 3 में क्या किया ना, पाइथन 3 में हमने एस्काई को हटा के यूनिकोड यूज़ कर दिया। यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट वाला यूज़ कर किया हमने, जो कि UTF-8 बोलते हैं हम। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, अब हमारी पाइथन 3 जो हुई ना वो फॉरेन लैंग्वेज भी सपोर्ट करने लग गई। एंड फॉरेन लैंग्वेज तो सपोर्ट करने लग गई, उसके साथ साथ सिम्बल्स एंड इमोजीज भी यूज़ करने लग गई, क्योंकि उन सबको हम UTF-8 के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं पाइथन 3 का यूज़ करके। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि पाइथन 2 जो थी ना वो फॉरवर्ड कंपेटेबल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए हमने पाइथन 3 बनाई थी जो कि फॉरवर्ड कंपेटेबल थी, कि फ्यूचर में जो आने वाली नेक्स्ट रिलीजेस हैं वो उनको भी सपोर्ट करे, उनमें जो नए फीचर्स आने वाले हैं। तो पाइथन 3.1 जो थी ना वो पाइथन 3.2 के फीचर सपोर्ट करती है, ऐसा है। तो लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमें अब इन दोनों में से कौन सी सीखनी चाहिए, पाइथन 2 सीखनी चाहिए या पाइथन 3 सीखनी चाहिए। तो अब हमें पता लग चुका है कि पाइथन 2020 जो है ना, वो पाइथन 2 जो है वो 2020 में उसका सपोर्ट ख़त्म हो चुका है, अब उसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली। तो अब हमारे लिए भी सही यही होगा कि अब हम पाइथन 3 ही चलें, 3 ही यूज़ करें, क्योंकि पाइथन की जो कम्युनिटी है ना वो 3 को ही सपोर्ट कर रही है और 3 को ही आगे एनहेंस कर रही है, और उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं वो 3 में ही आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज आ चुकी हैं पाइथन 3 के अंदर। तो हम वो सारी लाइब्रेरीज यूज़ करके पाइथन 3 से अपने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं बहुत ही सही तरीके से। तो हम भी पाइथन 3 पे ही काम करेंगे, पाइथन 3 को ही सीखेंगे, क्योंकि पाइथन 3 ही आज के टाइम में चल रही है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज भी हम देखें ना, जैसे कि फेसबुक हो गया, इसका कोड भी पहले पाइथन 2 में लिखा हुआ था, अब क्या कर रहे हैं ना, ये भी धीरे धीरे ना मूव हो रहा है पाइथन 3 की तरफ, क्योंकि पाइथन 2 का सपोर्ट अब हट चुका है, कोई भी उसमें नई लाइब्रेरीज नहीं आने वाली पाइथन 3 में, जबकि बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं। तो अब ये सारी कंपनीज ना पाइथन 3 में मूव कर रही हैं, और उसकी लाइब्रेरीज जो भी नहीं है उनको फ़ायदा उठाना चाह रही हैं भाई, कि मस्त हम यूज़ करें और ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करें सिंपल, और अपने प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी बना लें ईजी वे में। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भाई बने रहो वीडियोस में पाइथन सीखने के लिए। बेसिक्स तो क्लियर कर देंगे हम इस सारे प्लेलिस्ट में।